Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, friends, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Sonu Sood. And to discuss stories, we are joined in our studio by senior economic analyst Prakash Chawla. Welcome, Prakash ji, to Market Mantra. Thank you. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। और जैसा अभी लालिमा ने बताया, प्रकाश चावला जी स्टूडियो में आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग। Thanks, Sonu. Well, benchmark domestic indices end with losses. Sensex declines by almost 300 points. Nifty closes at 25,146. India's wholesale inflation eases to 0.13% in September this year, and major Asian indices fall. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मंदी में रहे। सेंसेक्स में लगभग 300 अंकों की गिरावट आई। निफ्टी 25,146 पर हुआ बंद। भारत की थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष सितंबर में कम होकर 0.13% पर आ गई और प्रमुख एशियाई बाजारों में आई गिरावट। Market Mantra. Market Mantra. The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब चलते हैं शेयर बाजारों की ओर। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज तेजी के साथ खुले, लेकिन शुरुआती बढ़त कायम नहीं रह पाई। आज के सत्र के दौरान सूचकांक अधिकतर मंदी में रहे और कारोबार की समाप्ति पर 0.3% से अधिक की गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 297 अंकों की गिरावट से 82,029 पर बंद हुआ। निफ्टी 82 अंक कम होकर 25,145 पर दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां गिरावट और भी अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.7% से अधिक के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.9% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty opened higher today but failed to hold on to their initial gains. For most of the intraday session, the indices remained lower and eventually closed over 0.3% down today. The Sensex lost 297 points to close at 82,029, while Nifty dipped 82 points to settle at 25,145. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in negative territory. The mid-cap index declined over 0.7% and the small-cap index slipped over 0.9%. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयर आज गिरावट में रहे। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस 1.8% के नुकसान में रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर में लगभग 1.8% का नुकसान दर्ज हुआ और टाटा स्टील का शेयर 1.7% गिरकर बंद हुआ। सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा के शेयर में 1.2% से अधिक उछाल आया। आईसीआईसीआई का शेयर लगभग 0.4% बढ़ गया और पावर ग्रिड के शेयर में 0.3% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। Among the sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended in negative territory. Among the top
Top laggards, telecommunication lost 1.4%, consumer durables dropped over 1.1%, and oil and gas slipped 1%. उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे कमजोर हुआ और 88 रुपए 79 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.42 पर चल रहा था। क्या कहेंगे आप प्रकाश जी, जो आज बाजार में शुरुआती तेजी थी लेकिन उसके बाद गिरावट आई है? अगर हम अन्य एशियाई बाजारों में अभी देखेंगे तो वहां भी गिरावट है। क्या लगता है आपको, क्या प्रमुख कारण है? क्या यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है 2.0 उसका असर हम देख रहे हैं या कुछ और कारण दिखा? पता नहीं ये 2.0 है 1.0 कितने 0.0 है, वी डोंट नो। लेकिन वार एस्केलेट हो गई, जो व्यापारिक युद्ध कहेंगे आप, ट्रेड वार कहेंगे, जो भी है, पिछले दिनों में एस्केलेट, लास्ट वीक में एस्केलेट हो गई। जब कैसे शुरू हुआ, चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल अपने जो रेयर अर्थ पे जो मिनरल्स हैं उस पर बढ़ा दिए और उससे उसका फिर रिटेलिएशन आया प्रेसिडेंट ट्रम्प से। उन्होंने 100% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया चाइना पे। फिर बात वहीं नहीं रुकी। फिर कल शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प जब मिडिल ईस्ट आ रहे थे फॉर दिस एग्रीमेंट ऑन इजराइल गाजा, ही काइंड ऑफ डाइल्ड डाउन द रेटरिक एंड सेड डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन। दैट लेड टू सम होप दैट कुछ ना कुछ शायद ये डाइल डाउन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या है, इतना एस्केलेट हो गया कि एक दूसरे के शिप्स पे, अगर कोई चाइना का शिप अमेरिका में डॉक हो रहा है और अमेरिका का शिप चाइना में डॉक हो रहा है, उसकी स्टीप लेवल पे फीस लगा दी है। अब देखिए किस हद तक ये चले जा रहा है। तो जाहिर बात है फिर मार्केट में घबराहट तो होती है। और फिर आप देख रहे हैं कि चूंकि वो डायल डाउन थोड़ा संकेत आ रहा था, तो कल डाउ जोन अच्छा बंद हुआ, लेकिन आज फिर फ्यूचर्स देखिए बुरे हालत है उनका, यूएस फ्यूचर्स। फ्यूचर्स बुरी हालत है और पूरा एशिया खराब है, हमारे यहाँ भी खराब सिचुएशन है। तो उसके चलते ये सारी घबराहट का माहौल है कि वे किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। Does the US government shutdown also has an impact on the global economy? Well, the US government shutdown, not to the extent the trade war is troubling, the escalation in the trade war. US shutdown is their internal problem, having some impact on the federal workers being laid off temporarily and disrupting the work at the ports, etc. But at a global scale, it is a trade war and the rising kind of tensions. One, it seems as number one economy of the world and the number two economy of the world have been sharply divided in terms of their political leanings, as if there is no, and this, mind you, this is not posturing. The real thing, generally what happens is there is a posturing and then decision may or may not take place. Here the other way around. First the decision, then the posturing takes place. Right. Okay, we'll dine it down, but first I have taken the decision. So प्रकाश जी, जो इतना ज्यादा एक कहें कि दोनों साइड से एक स्ट्रॉन्ग स्थिति है, रसाकशी है, इसमें उनको तो नुकसान होगा ही। हमारे लिए क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं? हमारे मार्केट सेंटिमेंट को हम देख रहे हैं, वो अफेक्ट कर रहा है। हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, क्या उन पे भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? हम भी तो भोगी है ना इस चीज के। हमारे पे तो टैरिफ लगा रखा ना 50%। हमारा एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रहा है, हम भी तो इस चीज के विक्टिम है रहे हैं ना, ट्रेड टैरिफ वार के। हमारा इकोनॉमी, हमारा सेंटीमेंट, हम तो ठीक है, हम जीएसटी रिफॉर्म्स, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लाके की कोशिश की जा रही है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि मेकअप हो जाए। और वैसे भी हमारी जो इकोनॉमी है ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। उससे चलते हमें थोड़ी सी राहत है। लेकिन जब दो बड़े प्लेयर आपस में ट्रेड वार पे आ जाते हैं तो स्पिल ओवर इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होता है ना। हमारे तो दोनों लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, Right. एक और दोनों। Right. Well, I believe textiles export has been hit slightly. All right, we'll talk more on this a little later, friends. For the moment, let's go in for a short commercial break. Stay tuned. We'll be back very soon.
मार्केट पत्र में आपका फिर स्वागत है। प्रकाश जी, हाल ही के दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में एफआईआईज ने फिर से भारतीय बाजार में रुचि ज्यादा दिखानी शुरू की है। आपको लगता है कि आगे भी ये ट्रेंड रहेगा? जो भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो हमारे इन्फ्लेशन के फिगर्स आ रहे हैं जिन पर हम अभी नजर डालेंगे, स्ट्रांग फिगर्स आ रहे हैं ग्रोथ के भी, उन सबको देखते हुए? नहीं, ये ट्रेंड कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले हफ्ते थोड़ा नजर आया कि वो खुद रुक गई है, हल्की सी नेट बाइंग भी हुई 2-4 दिन, लेकिन आज फिर अभी डेटा तो आया नहीं होगा, लेकिन आज फिर गिरावट हुई मार्केट में। तो ट्रेंड बनना भी मुश्किल है। जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारे डोमेस्टिक मैक्रो की बात है, वो चीज़ें गिवन है, वो प्राइस इन ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो प्राइस है। अब बात है कि इसके बावजूद क्या, इसके बाद क्या। अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं कम, तो इन्वेस्टर की नज़र उन पे है। हमारी जो वैल्यूएशन है ना मार्केट की, वो पिछले 2-3 साल में हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी रही, तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई लेवल पे हैं, और वो भी एक रीज़न है कि हमारा मार्केट ज़्यादा करेक्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो थोड़ा उसमें करेक्शन चाहिए, टाइम करेक्शन कह लो, अपने आप करेक्ट हो जाता है। जैसे अर्निंग्स बढ़ेगी तो वैल्यूएशन भी ठीक हो जाएगी। And the fact that festival season is approaching, that also gives us a fill up, because a lot of buying and selling takes place and trading happens. As you said, we are a consumer based economy rather than export based, so that also helps us in our economy. That is why even if the markets have been on the downside, on the downslide for a while, we whenever there's a downslide, we find a good amount of support at the lower level, and the buyers come in again in the form of domestic institutions. Right. And the other reasons for the market sometimes to correct also is a domestic supply of the new shares in the form of new IPOs. So when the IPOs come in, a lot of IPOs come in, so there's a lot of money which shuffles, which is shifted from, say, supposing I find there's an opportunity in A share in terms of IPO, I might sell B and kind of reshuffle my portfolio. So there is a supply of paper, and all these factors combined together are having an impact on the market. But the market is in a state of, Indian market I'm talking about, is in a state of a kind of a band. We are not going to go up too much, we are not going to go down also. So there is some kind of a assurance is there. चलिए, अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजार आज गिरावट पर बंद हुए। जापान का निक्केई 225 सूचकांक लगभग 2.6% लुढ़क गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.7% से अधिक गिरावट दर्ज हुई, और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक प्रत्येक 0.6% से अधिक की गिरावट में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख सूचकांक दिन के कारोबार में मंदी पर थे। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 1.1% की भारी गिरावट पर था। फ्रांस के कैक में 1% का नुकसान चल रहा था, और लंदन के फुटसी में 0.3% की मंदी थी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। इससे पहले कि हम यूएस मार्केट्स का रुख करें, जापान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वहां जो राजनीतिक उथल पुथल है, उसका प्रभाव बाजारों पर भी पड़ता है, बाजार के सेंटिमेंट पर भी पड़ता है? नहीं, फिलहाल जो है ना, अभी ओवरऑल जो ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड का और करेंसी, और ये गोल्ड ऑल्सो एलिफेंट इन द रूम है ना, गोल्ड जी। ये जो गोल्ड है वो एक आपको संकेत दे रहा है, बहुत बड़ा संकेत दे रहा है गोल्ड। खाली ये इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी का सौदा नहीं है, ये आपको संकेत दे रहा है। अब आज गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में $4,100 पर आउंस चला गया है, और पहले बोल रहे थे लोग बाग कि ये $4,000 पर आउंस तक जा सकता है। अब वो 5,000 के एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं। तो गोल्ड में सेंट्रल बैंक चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड में। जैसे ही गिरावट आती है तुरंत पहुंच जाता है खरीदने। सो ये एक स्टडी इंक्रीज है या बबल क्रिएट हो रहा है? ना, बबल कहना मुश्किल है, बिकॉज बबल इसलिए कहना था क्योंकि अगर इन्वेस्टर आता है बीच में, स्पेकुलेशन आता है, तब तो बबल होता है। ये सेंट्रल बैंक आ रहे हैं जी, सरकारें खरीद रही है, सोवरेन्स जिनको हम सोवरेन्स बोलते हैं, सोवरेन्स आर बाइंग गोल्ड
because there is this apprehension that what if the money put into the U.S. Treasury bonds by several sovereigns, like including China, if there is a trouble, if the trade war further escalates, so they are having apprehension. That's why in the past few months the dollar has gone down, dollar index has gone down. Of course, in the last few weeks, somewhat stability has come around dollar, but dollar has been on a decline, whereas some other currencies and the gold has been on an upswing. Right. A look at the U.S. markets now. Well, Wall Street's three major indices ended sharply higher yesterday, supported by the semiconductor and artificial intelligence stocks. The tech-heavy Nasdaq Composite Index surged 2.2%, S&P 500 increased nearly 1.6%, and the Dow Jones Industrial Average added 1.3%. Investors' worries eased after U.S. President Donald Trump used a conciliatory tone concerning the U.S.-China trade disputes. Where do you see the U.S. markets going? Well, Prakashji? you in your newsread, you talked about yesterday, but what is happening today? Today, the pre-market, I'm talking about the US, Dow futures dropped something like 400 points after one day bounce. Again the re-escalation of the war, trade war. And mind you, one hoped that the deal to end war in Gaza should ideally lead to improvement in the sentiment, Yes. in the financial markets of the world. But it didn't happen. We all saw the deal being signed yesterday, and see next morning Yes. there's all red in the markets. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इधर पॉजिटिव की तरफ भी खींच रहे हैं और नेगेटिव की तरफ भी खींच नहीं, रहे हैं. मतलब ये फैक्टर देखिए ना, ये फैक्टर तो पॉजिटिव होना चाहिए था ना. मिडिल ईस्ट में अगर स्टेबिलिटी पीस आती है, बट नेगेटिव फैक्टर्स ज्यादा हावी हो गए इस हावी पर. हो रहे हैं कि जो चाइना और यूएस का जी. जो रसाकशी आप बोलते हैं, रसाकशी मेरे को लगता है थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है जो आजकल हालात चल रहे हैं. ये तो मार्केट तो वरिड है ना. Right. All right. Let's go in for a short commercial break again, friends, and we'll be back soon, so stay tuned. Welcome back, friends, to Market Mantra. We move on with more news. Well, India's wholesale price index WPI-based inflation eases to 0.13% in September on a year-on-year basis, down from 0.52% in August, according to the data released by the Ministry of Commerce and Industry. Positive rate of inflation during last month was primarily due to increase in prices of manufacture of food products, other manufacturing, non-food articles, other transport equipment and textiles. The annual rate of inflation based on the WPI food index stood in the negative zone at 2%. Meanwhile, primary articles deflated by 3.32%. Fuel and power segment also registered deflation of 2.58%. However, inflation in manufactured products increased to 2.33% on year-on-year basis. WPI reflects wholesale level price changes differing from CPI, which measures consumer level price variations. This decline in WPI is in sync with the easing of retail inflation, which slipped to an 8-year low of 1.54% in September. One thing I would like you to clarify, Prakashji, for our listeners is WPI versus CPI, and both are low, both have eased. How do you see the effect on the economy of these figures? Well, ideally, it should lead to more consumption. It's a simple, pure economics. Yes, it should of lead course. to more consumption. When the prices go down, there should be logically a demand. But WPI should not go below a point. It should not deflate. Yes. When it deflates, it sends a signal that we need to buck up. We need to improve our consumption, because deflation is not good. So it is a sign that we need to somehow increase the consumption. That's why moderate rate of inflation is always good. Higher rate of inflation is not good. But you need for a developing economy like India. So when the RBI gets to meet, the Monetary Policy Committee meets in December, do you expect some changes to happen in the interest rates? Well, RBI should ideally take note of the overall situation, but the problem
RBI has to take into account not only WTI and the CPI alone. It takes into account the Monetary Policy Committee, takes into account the overall global Indian and the global geopolitical economic situation, and it's a forward-looking kind of approach. So they have to take into account all those factors, not only WTI and CPI. Of course, these CPI, in fact, is a very important indicator for the RBI to take a decision on. आइए लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल AI केंद्र के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि ये पहल हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगी, साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी के रूप में देश की स्थिति को सुरक्षित करेगी। गूगल ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 15 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश से वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अमेरिका से बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करेगा। नई दिल्ली में भारत AI शक्ति कार्यक्रम में ये घोषणा की गई। 1 गीगावाट स्केल का उद्देश्य विशाखापट्टनम को AI नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है, जो न सिर्फ भारत बल्कि एशिया और उससे बाहर भी सेवा प्रदान करेगा। गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन ने बल दिया कि ये निवेश भारत के डिजिटल भविष्य और स्वदेश में एकीकृत सतत डेटा मूलभूत ढांचे के विकास के प्रति गूगल की प्रतिबद्धता दर्शाता है। And India has witnessed a remarkable increase in female workforce participation rate. According to the Labour and Employment Ministry, it said that the female labour force participation rate has increased from 23% in 2017-18 to around 42% in 2023-24. According to World Bank data, over the past decade, India has recorded the most significant rise in women's labour force participation among the BRICS nations. The ministry said this upward trajectory reflects the country's rapid transformation in women's economic inclusion. और बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुए GST बचत उत्सव से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। आज इस श्रृंखला में पेश है जम्मू कश्मीर में विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नए GST सुधार से जम्मू कश्मीर के पारंपरिक उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। संशोधित GST दरों के अंतर्गत अब राज्य में कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम हुए हैं, जिससे पारंपरिक उत्पाद किफायती होने से स्थानीय उत्पादकों की आय में भी वृद्धि हुई है। यह सुधार राज्य के शिल्प और पर्यटन क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। GST 2.0 के तहत पश्मीना और कानी शॉल, पेपर माशे, बसोली पेंटिंग और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी जैसे GI टैग वाले उत्पादों पर अब पहले के 12% की जगह 5% GST लग रहा है, जिससे कारीगरों को घरेलू और वैश्विक बाजारों में उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ ही 7,500 रुपए तक के होटल के कमरे पर भी अब 5% GST दरों में आ गए हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिली है और आतिथ्य से जुड़ी सेवाएं भी बेहतर स्थिति में आई हैं। नए कर ढांचे का उद्देश्य बिक्री बढ़ाने के साथ ही पारंपरिक आजीविका को सहारा देना और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और आइए रुक करें कमोडिटीज का। पहले तेल पर एक नजर। जी बिल्कुल। Global crude oil prices fell today as trade tensions flare between the US and China. Brent crude was trading 2% down at $62.05 per barrel, and WTI crude was also trading 2% lower at $58.28 per barrel when reports last came in. So ये एक collateral benefit है कि ऑयल के प्राइसेस, मतलब हमें कोलेटरल बेनिफिट है, लेकिन ये संकेत देता है कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें चिंता का विषय है। And in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 1% up at 1,26,040 rupees per 10 grams, while silver was also trading 2.6% up at 1,58,940 rupees per kilogram a short while ago. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध वाला सोना लगभग 1% बढ़त के साथ 1,25,855 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 2.6% तेजी के साथ 1,58,670 रुपए प्रति किलो पर थी। समय समाप्त हो रहा है, चर्चा को भी यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी आने के लिए।
धन्यवाद, दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और and friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with losses. Sensex declines by almost 300 points. Nifty closes at 25,146. India's wholesale inflation eases to 0.13% in September this year, and major Asian indices fall. And that is the end of this edition of Market Mantra. For now, नमस्कार। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.